हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत के संविधान के अंतर्गत हम सब ने कल की क्लास से भारत के जो संघ की कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के संबंध में हमने आपको एक प्रारंभिक जानकारी देने की कोशिश की। मैंने आपको ये बताया कि भारत के संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के संबंध में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के विभिन्न उपबंधों की बात की गई है और इसके अंतर्गत बहुत सारे भारत के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, भारत का जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद हैं, साथ में भारत के जो महान्यायवादी हैं, उन सब के संबंध में भाग 5 में अलग से जिक्र किया गया है और जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज की इस क्लास में हम सब इस संबंध में जो भी बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं। हालांकि लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र हमने किया था और वो कॉन्सेप्चुअल जो बात है वो ये कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया गया है ब्रिटेन की तरह, ना कि अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन की प्रणाली अपनाई गई है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उससे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन एक जो मुख्य अंतर है वो मुख्य अंतर यह है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक ही कार्यपालिका प्रधान होता है और वो राष्ट्रपति होता है, वो अध्यक्ष होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है, जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करेंगे वहां पर क्या है कि दो हेड होंगे कार्यपालिका का, एक वास्तविक प्रधान होगा, दूसरा नाम मात्र का प्रधान होगा, एक टोकन हेड होगा जिसको हम कहेंगे संवैधानिक प्रधान की बात करेंगे, जिसे हम नाम मात्र का प्रधान कहेंगे, और लेकिन रियल जो हेड होगा वो हेड होगा मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो ये इस तरह से संसदीय शासन की व्यवस्था में दो तरह की स्थिति होती है, दो तरह के कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान और दूसरा नाम मात्र का प्रधान, ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर यह उत्पन्न होता है कि ये जो संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका के नाम मात्र के जो प्रधान है राष्ट्रपति, अगर आप ऐसे देखिए सामान्य तौर पे, सतही तौर पर अगर आप समझिए तो यहां पर कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं और इस रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन साफ तौर पे जो है भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान और कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और उसे जो भी शक्तियां प्रदान की गई है उसका प्रयोग विधि के अंतर्गत रहते हुए, पहली बात। दूसरी बात कि जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह और मशविरा पर कार्य करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 53 यह भी कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। फिर से समझिए कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 का खंड 1 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो है वो शक्ति वो राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। लेकिन आर्टिकल 74 का खंड 1 यह भी कहता है कि राष्ट्रपति को जो संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के संविधान ने प्रदान किया है उसका प्रयोग हमेशा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मूल संविधान में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन आया 1978 एडी में, उसके अंतर्गत एक प्रावधान इसमें यह भी जोड़ा गया कि बल्कि यह बात सही है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, लेकिन एक बार मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह को, ठीक है, मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वो कहे कि वो उसे लौटा सकता है। लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद अगर संशोधित रूप में या उसके प्रिमिटिव फॉर्म में वैसा ही लौटाता है तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए या फिर उसके अनुसार कार्य करने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तो यह है राष्ट्रपति की स्थिति। और वास्तव में राष्ट्रपति की जो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि कह सकते हैं कि कुछ मामले में उनकी जो शक्तियां वो इंडिपेंडेंट जो है पावर है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना पड़ता है। तो लास्ट क्लास में हमने इस तरह की बातें बताई थी, लेकिन दो बात और समझिएगा कि हम कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं है, लेकिन क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की कुछ बातें हमारे देश के संविधान में या संसदीय शासन की व्यवस्था होते हुए भी क्या ऐसा जो है वो क्या है कि मौजूद है? क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के एक भी लक्षण क्या मौजूद नहीं है? इस बात को, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था कहते हैं तो क्या भारत में संसद उस तरह से शक्तिशाली है जिस तरह से शक्तिशाली ब्रिटेन का पार्लियामेंट है? यद्यपि हमने ब्रिटेन के संसदीय शासन की व्यवस्था को, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपनाया, लेकिन क्या भारत का जो पार्लियामेंट है क्या उतना पावरफुल है जितना कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट? लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह बात सही है कि संसदीय शासन की व्यवस्था है, लेकिन संसद की शक्तियां असीमित नहीं है। और इसको दो अर्थों में समझा जा सकता है कि संविधान जो संसद है, संसद को हमेशा संविधान के अंतर्गत वर्णित जो उपबंध है, जो प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस के अनुसार ही उसे हमेशा कार्य करना होता है, पहली बात। दूसरी बात कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है जो भाग 3 में प्रदान किया गया है भारत के नागरिकों को, जो एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, एक प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करता है, जैसा कि नीति निर्देशक तत्व जो है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करता है। तो जो भाग 3 के द्वारा भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसको जस्टिसिएबल बनाया गया है, उसे जुडिशियबल बनाया गया, यानी न्याय योग्य बनाया गया है। यानी इसका मतलब यह हो जाता है कि संसद कोई कानून अगर पारित करती है तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे इस बात का राइट है कि वो इस बात की पड़ताल कर सके, संसद द्वारा पारित किसी कानून के इस आधार पर वो पड़ताल कर सके कि वह भाग 3 के द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स का किसी तरह का उल्लंघन तो नहीं करता है। तो ये इससे क्या होता है कि संसद को कहीं ना कहीं हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है उसको चेक करता है। यानी इसका मतलब यह है कि संसद या शासन की व्यवस्था होते हुए भी संसद उस मामले में सर्वोच्च नहीं है जिस तरह से संसद ब्रिटेन में जो है वो सर्वोच्च अधिकार रखता है। साथ में एक दो बात और समझिएगा कि हमारे देश के संविधान में ही भारत में क्या है कि संघीय शासन की व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें संघ के जो विषय है वो विषय डिसाइडेड है, राज्य के जो विषय हैं वो डिसाइडेड है। तो राज्यों का विषय संघ के विषयों का डिसाइड होना, यानी कि संसद जो केंद्र का है, संघ की जो संसद है वो संसद संघीय मामलों में संघीय जो विषय है उसी विषय पर वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकार रखता है। राज्य सूची में कुछ विशेष परिस्थितियों की बात छोड़ दीजिए तो राज्य सूची में शामिल जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य को है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं संसद को सीमित किया गया। तो संसद को कई अर्थों में सीमित किया गया। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये सब हालांकि मेंस का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल सवाल चूंकि प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि यहां पर देखिए संसदीय शासन की व्यवस्था होते हुए भी संसद उस अर्थ में पावरफुल नहीं है जिस अर्थ में ब्रिटेन की संसद मानी जाती है। यद्यपि हमने ब्रिटेन से ही संसदीय शासन की व्यवस्था अपनाई, लेकिन हमने कई बार आपको ये बताया कि ये ध्यान रखिएगा कि भिन्न भिन्न देशों से हमने भिन्न भिन्न परंपराओं को, भिन्न भिन्न मान्यताओं को अपने देश के संविधान में शामिल किया, लेकिन हमने उसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए। अगर हम समाजवाद की बात करते हैं, अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, तो इन सब का जो मीनिंग है, भारतीय जो मीनिंग है, भारत के संदर्भ में जो उसका तात्पर्य है, वो तात्पर्य एब्सोल्यूट टर्म में उसकी जो मीनिंग है उस मीनिंग से वो डिफरेंट है। और इसलिए भारत की परिस्थितियों में
क्या उचित हो सकता है, क्या अनुचित हो सकता है, उन सारी बातों का मूल्यांकन करते हुए अगर किसी कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया, जैसे ब्रिटेन से अगर हमने संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया, तो फिर भी हमने इस बात को ध्यान में रखा कि हम अपने देश के पार्लियामेंट को उस अर्थ में पावरफुल नहीं बना सकते हैं जिस अर्थ में ब्रिटेन के संसद को बनाया गया। और यहां पर कैसे कैसे कहोगे, फिर से ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट आपको बार बार ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि संसदीय शासन की व्यवस्था होते हुए भी हमारे देश में संसद जो है उस मायने में उस तरह से पावरफुल नहीं है जिस तरह से ब्रिटेन का संसद। सवाल ये उठेगा कि कैसे कहेंगे, कैसे हम कहेंगे कि संसदीय शासन की व्यवस्था में संसद पर शक्तिशाली नहीं है। तो उसको कई अर्थों में दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात कि संघ की संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन हमारे देश के संविधान में भी जो है जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया, हालांकि एज इट इज नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें जो है वो क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए वजह से विवाद की या एक विचारणीय मुद्दा होता है कि वास्तव में क्या भारत सच्चे अर्थ में संघीय शासन की व्यवस्था लागू है, जैसे कैसी वियर ने क्वासी फेडरल का, ठीक है। तो इस तरह से वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं अनुपालन करते हैं, और अनुपालन करने की वजह से इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है। तो राज्य सूची में शामिल विषय जो है उस विषय में कुछ विषम परिस्थितियों को, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर राज्य सूची में शामिल विषय पर संघ की संसद कानून बना नहीं सकती है। इसलिए यहां पर एक कंट्रोल, आपका एक नियंत्रण यहां पर दिया गया, एक चेक यहां पे जो है वो क्या है कि लगाएगा। दूसरी बात कि जो संसद है वो संसद क्या है कि उसको मनमाना काम करने का राइट नहीं है, ठीक है। उसे संविधान के जो प्रावधान है उसी प्रावधान के हिसाब से हर हाल में काम करना होगा, यानी कि संविधान के द्वारा वो मर्यादित है, संविधान के द्वारा वो सीमित है, संविधान के द्वारा वो नियंत्रित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो संसद है वो संसद क्या है कि भाग 3 ने जो भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो उस फंडामेंटल राइट्स को न्याय योग्य बनाया गया, उसको जस्टिसेबल बनाया गया। और जस्टिसेबल कहने का मतलब यह होगा कि संसद अगर कोई कानून पारित करती है, ठीक है, और उस कानून से भाग 3 के द्वारा भारत के संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 2 यह कहता है कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो या उससे जो है उस पर किसी तरह का कोई आघात करती हो। और अगर ऐसा है तो वो जो है वो कह सकते हैं कि भाग 3 के जो प्रदान मौलिक अधिकार हैं उस मौलिक अधिकार के उल्लंघन की मात्रा तक वह शून्य होगा। तो ये बातें जो है साफ तौर पे लिखा गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो एक प्रकार से भारत के पार्लियामेंट को चेक करता है कि वो कोई ऐसा कानून, यानी कि संसद द्वारा पारित जो कानून है उस कानून का पुनर्विलोकन, उसका रिव्यू करने का, जिसको ज्युडिशियल रिव्यू कहकर पुकारा जाता है, वो ज्युडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार हमारे देश के न्यायपालिका को है। तो यहां पर भी संसद कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति जो है भारत की न्यायपालिका कहीं ना कहीं संसद को चेक करती है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये सारी जो बातें, ये दिखाता है कि संसदीय शासन की व्यवस्था में ये भ्रम नहीं होनी चाहिए कि भारत की संसद एकदम ताकतवर, एकदम तानाशाही कुछ भी कर सकता है। नहीं, उसमें बहुत सारे चेक किया गया है, उसको नियंत्रित किया गया है। अब अगर हम प्रेसिडेंट जो है संसदीय शासन की व्यवस्था है, तो क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कुछ भी एग्जाम्पल यहां पर है? तो यहां पर है। जैसे यहां पर हमारे देश में हर जो है कार्यपालिका का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हैं कि विधेयक है जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं हो सकता है। बहुत सारे, ठीक है, सही है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए उसे लौट आने का भी राइट जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह के तमाम जो है वो मामले वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सा
कुछ अधिकार जो है वो देता है, लेकिन ओवरऑल भारत में जब भी हम बात करेंगे कि किस तरह के शासन की व्यवस्था है तो हम कहेंगे संसदीय शासन की व्यवस्था है। यद्यपि ब्रिटेन की तरह भारत का संसद शक्तिशाली नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत में नहीं कहेंगे। यद्यपि भारत में भी राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उस तरह के अधिकार नहीं है जिस तरह के अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति को मिला हुआ है। तो पूरी बात आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब बात को थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लास्ट क्लास में हमने जहां तक बात की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात कि हमने आपको बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति है और ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमने कल के क्लास में हमने आर्टिकल बताया था कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है, राष्ट्रपति में अंतर्निहित है, ठीक है। यह अनुच्छेद क्यों कहता है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 का 1 कहता है, ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद 53 का 1 कहता है, ठीक है। लेकिन जो यह कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, इसका प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, सलाह पर करेगा, सलाह पर करेगा। अब यहां पर इस बात को समझना है कि यह सलाह जो है, सलाह जो मंत्रिपरिषद जो भी सजेशन देगा, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है? तो मूल संविधान में नहीं, ठीक है। मूल संविधान में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि यह बात सही है कि जो आर्टिकल 74 का खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर जो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित है वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा और उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन एक राइट उससे दिया जाता है कि वो रिव्यू करने के लिए, उससे पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को एक बार जो है वो लौटा सकता है। अब देखिए सलाह क्या, ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब यहां पे देखिए सलाह, मंत्रिपरिषद सलाह देगा किसे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। अब ये जो सलाह है इसमें दो चीज है, तीन बातें यहां पे लिख लीजिएगा। मूल संविधान के अनुसार इसके बाद 42वां संविधान संशोधन के अनुसार, ये 1976 में, इसके बाद हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के अनुसार।
ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद सलाह देगा, ध्यान रखिएगा, सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। और कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 74(1) के अनुसार। अब उस सलाह का राष्ट्रपति पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो मानने के लिए बाध्य है? तो इसमें अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान के अनुसार सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। 42वां संविधान संशोधन में सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के अनुसार 1978 के अनुसार क्या है कि सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को देगा। अब ये सलाह का राष्ट्रपति पर क्या असर पड़ेगा, क्या उसे मानने के लिए बाध्य है? तो मूल संविधान के अनुसार सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं था। ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास लौटा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 52 के अनुसार वो किस में अंतर्निहित है? वो अंतर्निहित है राष्ट्रपति में। ठीक है। पहले तो सबसे पहले आर्टिकल 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और दूसरी बात की आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है, जिसका प्रयोग अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है। और उस सलाह को मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत उस सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में एक छूट दी गई राष्ट्रपति को। उन्हें यह कहा गया कि जो सलाह मंत्रिपरिषद आपको देता है और आपको उसमें किसी तरह का कोई भी शक या शंका, किसी भी तरह की अगर आपको लगता है कि उसमें कमी है, तो आप एक बार पुनर्विचार के लिए, रिव्यू करने के लिए आप उसे वापस लौटा सकते हो। बात यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है। अब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। क्या हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं? कैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, यानी राष्ट्रपति की जो अर्हता, राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस है, जो अर्हताएं हैं, वो अर्हताएं क्या है? और ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का जो अर्हता है, उस अर्हता के संबंध में जो प्रावधान है, वो प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, ठीक है, यानी योग्यताएं आप कह सकते हो इंग्लिश में। इसके लिए संविधान में प्रयोग हुआ है क्वालिफिकेशंस, यानी कि कैसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 में।
ठीक है। और अनुच्छेद 58 में 2 खंड है, ठीक है, 2 खंड हैं, और उसमें जो पहला खंड है ये हमें समझना है, दूसरा खंड क्या है ये समझना है। पहला खंड में, ठीक है, ये दूसरा खंड है, इसमें कहा गया भारत का कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है, या राष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है, उसके लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। का जो है यानी ए, सबसे पहली बात भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। लेकिन हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि आर्टिकल 58 का खंड 1 का उपखंड का यह कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई गैर नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन जैसा कि हमने कल के क्लास में बताया कि अमेरिका में भी अमेरिका का नागरिक ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत से इस मामले में उसके प्रावधान या उपबंध भिन्न है। भिन्न यह है कि वहां का जो नागरिक है वो नागरिक राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन वही नागरिक बनेगा जो कह सकते हैं कि बाय बर्थ वहां का सिटीजन है। यानी कि जैसे अगर हम इंडिया का हम क्या है कि सिटीजनशिप रखते हैं और हम अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के सिटीजनशिप को हम एक्वायर्ड कर लेते हैं, तो अमेरिका के तो हमारा बर्थ जो सिटीजनशिप था वो तो इंडियन था, लेकिन हमने जाके अमेरिका की नागरिकता हासिल की है, तो हम अमेरिका के संविधान के अनुसार वहां का राष्ट्रपति कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम यहां से वहां जाते हैं, वहां पर हम बस जाते हैं, ठीक है, और हमारे जो संतान है वो संतान अगर अमेरिका में ही जन्म लेता है, ठीक है, वहां का नागरिकता उसे मिलता है, तो फिर वो वहां का चुनाव लड़ सकता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अमेरिका में जन्मना नागरिक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बाय बर्थ सिटीजन जो है वहां का होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति बन सकते हो। हिंदुस्तान में इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बाय बर्थ सिटीजनशिप जो है वो किस देश का था, आपको सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होना है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि आपको होना है, ठीक है। तो ये बात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात खा जो किया गया है वो ये कि इसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स, ठीक है, भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात कि 35 साल की उम्र हो। और चौथी बात और तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है कि वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो 58 का खंड 1 के 3 जो है उपखंड है का खा गा ए बी सी, उसमें क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं कौन कौन सी है, तो उसमें सबसे पहली जो बात की गई कि वो भारत का नागरिक हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं कि वह जन्म से ही नागरिक हो, जन्म से ही नागरिक हो, ठीक है, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात 35 साल की उम्र जो है हो, ठीक है, न्यूनतम। इसके बाद तीसरी बात लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी, ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी तो उसमें राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा की राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात कि वह लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहकर पुकारा गया है, ठीक है, लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा
लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको कि लाभ का पद धारण ना करता हो, ये बात सही है, लेकिन लाभ के पद पर बैठे कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। तो इसके जो अपवाद हैं, जो लाभ का पद है, लाभ का पद पर धारण किए हुए बावजूद इसके वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य तौर पे क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो मतलब कह सकते हैं कि जो भारत की संचित निधि से या भारत की सरकार के द्वारा जो है जिनको वेतन, जो वेतन लेते हैं अपनी सेवा के बदले में, ठीक है ना, जो कह सकते हैं कि और सारे जो सैलरीज होते हैं, जो कह सकते हैं अलाउंसेस होते हैं, साथ में जो इम्यूनिटीज वगैरह होते हैं, ये इस तरह का जो भी प्रयोग अगर करते हैं, संवैधानिक पद को धारण किए हुए हैं, उनको सैलरी मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती है, भत्ता मिलती है, तो ऐसे सारे पोस्ट को हम लाभ का पद कहते हैं। उसको प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहकर पुकारा जाता है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का धारण किया हुआ कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन कुछ एक ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे भी संवैधानिक पदावली है, पद है जिस पर बैठा हुआ व्यक्ति लाभ के पद का धारण करने के बावजूद भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो उसके जो एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस क्या क्या हो जाएंगे ये ध्यान रखना है। एक तो हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, और चौथा हो जाएगा संघ या राज्य के मंत्री, आप कह सकते हो संघ एवं राज्य के मंत्री, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति की जो अर्हताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस है, ये ध्यान रखिएगा। उसका उल्लेख जो है किसमें किया गया, आर्टिकल 58 में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 58 में किया गया है। इसके दो खंड हैं, पहला खंड, दूसरा खंड। पहले खंड में 3 बातें हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए, तीसरी बात कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। खंड 2 में ये कहा गया कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है धारण ना करता हो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य के मंत्री। तो ये सब जो है वो क्या है कि वो धारण कर सकते हैं। लेकिन एक दो बात और भी आगे मैं अभी बता रहा हूं कि जो आर्टिकल 59 में जिसका शर्तों की बात की गई है, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, चलिए नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें, ठीक है, शर्तें यानी कंडीशंस। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 59 में, ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया वो किस में, आर्टिकल 59 में। देखिए योग्यता और शर्तें, आप कहोगे योग्यता और शर्त में क्या अंतर है, तो अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो मतलब कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन है दोनों में, योग्यता में भी है और शर्त में भी है, ठीक है, लेकिन स्लाइट डिफरेंट है। स्लाइट डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लाभ का पद, वहां पर भी आर्टिकल 58 में भी लिखा जाएगा कि लाभ का पद धारण ना करता हो। जब हम शर्त की बात करेंगे तो शर्त में भी एक पॉइंट रहेगा कि वो लाभ का पद धारण ना करता हो। आर्टिकल 58 का खंड जो 2 था वो लाभ के पद से संबंधित है, आर्टिकल 59 का खंड 2 भी लाभ के पद से संबंधित है, ठीक है। तो फिर वहां पर क्यों जिक्र किया गया, यहां पर जिक्र, तो यहां पर क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप लाभ का पद धारण ना करते हो। जब हम शर्त की बात करेंगे तो शर्त भी ये कहेंगे कि भाई लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। तो सबसे पहली बार आर्टिकल 59 में ये कहा गया, ठीक है, आर्टिकल 59 के खंड 1 में, खंड 1 में क्या कहा गया, इसमें सबसे पहली बात जो है कही गई कि वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि ऐसा है, यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है और वो उसका सेलेक्ट हो गया, तो ये मानना पड़ेगा
आपको कि जिस दिन राष्ट्रपति का आप पद धारण करेंगे उस दिन से आपका सांसद और विधायक का जो पद है, जो सदस्यता है, वो सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सांसद भी हैं और राष्ट्रपति भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप विधायक हैं और राष्ट्रपति हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दो लाभ का पद वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ऑफिस और प्रॉफिट एक ही हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो, लेकिन क्या होता है कि कोई सांसद, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कोई सांसद और विधायक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो, लेकिन उसमें क्या है कि जब राष्ट्रपति आप चुन लिए जाओगे तो उसी दिन से, जब राष्ट्रपति पद का जब आप धारण करेंगे, जब आपका कार्यकाल स्टार्ट होगा, तो पद धारण करने की तारीख से अगर आप सांसद हैं और राष्ट्रपति हो गए तो आपकी सांसद का जो सदस्यता है वो संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी, और अगर विधानमंडल के सदस्य तो विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें खंड 1 में संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। दूसरी शर्त ये कहा गया कि राष्ट्रपति, जो हमने आपको बताया कि आर्टिकल 58 में खंड 2 में लिखा गया कि लाभ का पद धारण ना करता हो, वहां पे राष्ट्रपति की योग्यता की बात या अर्हता की बात की गई। अब यहां पे आर्टिकल 59 के खंड 2 में भी ये कहा गया कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या फिर राष्ट्रपति हो सकता है जो किसी प्रकार का लाभ का पद धारण ना करता हो। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा कि लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसका खंड जो 3 है, खंड 3 में क्या बातें कही गई है, खंड 3 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या है कि एक कह सकते हैं कि इसको कहते हैं रेंट फ्री, ठीक है, किराया मुक्त शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, ठीक है। साथ में यह भी कहा गया कि वह एक ऐसे वेतन, भत्ता व उपलब्धियों का अधिकारी होगा जो कि भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। यानी भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के लिए जिस वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का उल्लेख हुआ है, ऐसे सारे वेतन, भत्ते व उपलब्धियों का वो अधिकारी होगा जब तक संसद विधि के द्वारा उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करता है, तब तक के लिए राष्ट्रपति ऐसे वेतन, भत्ते व उपलब्धियों का अधिकारी होगा जो कि भारत के संविधान की अनुसूची 2 में जिसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति के संबंध में उनके जो पद की जो शर्तें हैं, उन शर्तों का उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 59 के अंतर्गत किया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो भी राष्ट्रपति का जो वेतन वगैरह है या भत्ता है वो संसद निर्धारित करता है। ये ध्यान रखिएगा कि भारत के मूल संविधान की अगर हम बात करें, भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति के लिए वेतन की अगर बात करें तो प्रति माह 10,000 रुपये वेतन दिया जाता था, लेकिन आज जो है प्रति माह वेतन कितना है, 5 लाख रुपए। तो ये 10,000 से बढ़ाया 1.5 लाख जो है 1997 के पूर्व जो है वो 1.5 लाख दिया जाता था, ठीक है। तो 2017 के पूर्व, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। तो पहले 10,000, फिर 1.5 लाख, फिर बीच में और भी चेंजेस हुए और वर्तमान समय में 5 लाख रुपए प्रति माह की जो सैलरी दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि मूल संविधान में तो 10,000 था, फिर ये 5 लाख कैसे हो गया, कौन करता है, उसके वेतन में संशोधन या परिवर्तन कौन करेगा? तो इसका अधिकार जो है वो क्या है, तो ये इसलिए साफ लिखा गया है कि संसद जब तक विधि के द्वारा कोई अन्य प्रावधान ना करे तब तक के लिए राष्ट्रपति ऐसे वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का अधिकारी होगा जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। तो ये है पूरा जो है वो क्या है कि शर्त है, आपको इन सारे शर्तों के बारे में ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें
कि भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम उनके पदावधि की बात करें, आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल जो है 54 में उनके निर्वाचन की बात की गई है, ठीक है, निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन वैसे नहीं होता है जैसे भारत के सांसदों का, विधायकों का होता है, ठीक है। वहां पर भारत की जो पब्लिक है, भारत की जो जनता है, वो डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है। जिस तरह से भारत के सांसदों का या विधायकों का चुनाव भारत की जनता सीधे अपने वोट से करती है, राष्ट्रपति का चुनाव वैसे नहीं होता। और उसका क्या कारण है, क्यों नहीं राष्ट्रपति का चुनाव वैसे नहीं होता है जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का होता है? तो इसके भी पीछे लॉजिक है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और साथ में फिर क्या है कि आर्टिकल 55 पे देखेंगे, वहां पर निर्वाचन की रीति की बात की गई है, वहां पर जो है समरूपता के सिद्धांत की बात की गई है, या जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जो थ्योरी है उसके बारे में बात की गई है, या फिर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है उसके बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 55 में। लेकिन हम आर्टिकल 56 के बारे में पहले जो है बात करें कि जैसे देखिए राष्ट्रपति की अगर पदावधि की बात करें, उनके टेन्योर की बात करें, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की पदावधि, और इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 में उल्लिखित है, ठीक है, उल्लिखित है। और ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने साल के लिए? सबको मालूम है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। लेकिन क्या 5 साल के पहले उनका पद समाप्त हो सकता है? ओवरऑल देखिए कि अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति अगर पद पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनका कार्यकाल कैसे खत्म हो सकता है या उनको पद से वो किन किन परिस्थितियों में हट सकते हैं? तो सबसे पहला जो है आप ये कहोगे कि 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा तो राष्ट्रपति का पद जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो वहां से वो हट जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति के पद पर जब वो नियुक्त हो गए तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र के माध्यम से वो 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उस पद से मुक्त हो सकते हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी खबर किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। ये कई बार सवाल आ चुका है, मतलब प्रीलिम्स में, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति जो है वो फिर इसकी खबर सबसे पहली बार किसे देता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि 5 साल के पहले उनका जो है पद खत्म हो सकता है 4 रीति से। पहला, त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देने के बाद। दूसरी बात कि राष्ट्रपति का जैसे कि अगर कार्यकाल के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कार्यकाल के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरा है, ये हो सकता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई अगर विवाद है, ठीक है, उस विवाद के निपटारे के क्रम में अगर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अगेंस्ट में चला जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया गलत थी, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन को रद्द किया जाता है। तो एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, उसके बाद पद पर बैठ गए, अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, इस बीच आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई और फिर क्या है कि आपको उस पद के अयोग्य समझा गया, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप कार्यकाल स्टार्ट किया और कुछ समय के बाद आपका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो पहला क्या हो गया? पहला तो ये हो गया कि त्याग पत्र देने के बाद। दूसरी बात है कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उस पर लेकर जो विवाद है, ठीक है, विवाद अगर है और उस विवाद में कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव जो गलत सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो है चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल स्टार्ट किया और ये घोषणा हो गई कि नहीं, ये गलत तरीके से हुआ है, तो फिर उनका कार्यकाल जो है वहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है।
चौथा जो है वो आर्टिकल 61 है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उनके ऊपर महाभियोग चलाकर अगर जो है वो क्या है कि अगर पास हो जाता वो महाभियोग का प्रस्ताव, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो एक तरह से क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि एक बार राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नियुक्त होता है तो सामान्य स्थिति में वो 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगा, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से विमुक्त हो सकता है 4 तरीके से। फिर से ध्यान रखिएगा कौन कौन सा तरीका हो सकता है। पहला तरीका हो गया कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, और जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत इमीडिएट जो है वो क्या है कि देता है। दूसरा क्या होगा कि पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर, ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर चुनाव जो हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव के खिलाफ अगर किसी ने कोई याचिका दायर की और वो पास हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में फिर क्या हो जाता है कि आपका जो चुनाव, आपका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ था, फिर वो बीच में ही क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और चौथा जो है इम्पीचमेंट चलाकर आर्टिकल 61 के अंतर्गत, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो कार्यकाल 5 साल हो गया। इसके पूर्व 4 रीतियों से उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसके पूर्व 4 रीतियों से उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। पदावधि के पूर्व राष्ट्रपति पद से विमुक्त हो सकता है। कितनी रीतियों से? 4 रीतियों से, 4 तरीकों से। और वो 4 तरीके कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर। दूसरा, पदावधि के दौरान यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के चुनाव को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने पर। और चौथा है महाभियोग के आधार पर, महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर। ये 4 तरीके हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने पद से विमुक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप कर, यहीं पर लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार जो है वो क्या है कि आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है
कि देखिए 5 वर्ष की अवधि जब समाप्त हो जाती है ना, तो क्या होता है कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त, पदावधि समाप्त होने के पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी कारणवश ये भी ध्यान रखिएगा, किसी कारणवश 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल का टेन्योर है, और टेन्योर पूरा होने के पहले पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव अगर नहीं हो पाता है, तो 5 साल के पूरे होने के बाद जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो तब तक के लिए राष्ट्रपति के पद का कार्य का निर्वहन करता रहेगा जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। यानी कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के स्थान पर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, पदावधि 5 साल का है, 5 साल के समाप्त होने के पहले पहले तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का चुनाव उस 5 साल के टेन्योर के अंतिम होते होते अगर पूरा नहीं हो पाता है, चुनाव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है, वर्तमान राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करते रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो कह सकते हैं कि जो चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी सभी स्थिति में जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो कार्य नहीं करेगा, वो तत्काल जो है प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और वो तब तक कार्य करेगा जब तक कि नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। और ये ध्यान रखिएगा, उसमें ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद को संभालता है तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव तुरंत हो जाना चाहिए, यथासंभव जितना जल्दी संभव हो सके वो चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन किसी भी हाल में 6 महीने के पहले पहले होना चाहिए, यानी 6 महीने के बाद नहीं होना चाहिए। 6 महीने का टेन्योर जो है उसके पहले पहले तक हो जाना चाहिए, और उस दौरान फिर जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और उस दौरान ये ध्यान रखिएगा, उस दौरान राष्ट्रपति के जितने भी वेतन भत्ते और जो भी उपलब्धियां हैं वो सब के सब उसके हकदार हो जाते हैं, उसके अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर राष्ट्रपति, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि 5 साल का टेन्योर, अगर 5 साल का टेन्योर राष्ट्रपति का पूरा हो जाता है और उसके पहले हर हाल में कोशिश यही होती है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूरा होने के पहले पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। लेकिन क्या है कि इसमें कंडीशन ये रखा गया है, क्योंकि आप बहुत सारे अनसीन जो है वो क्या है कि घटनाएं होती है, जैसे आपातकाल का कोई सिचुएशन है जहां राष्ट्रपति का चुनाव जो है संभव नहीं होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वही राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के बाद भी तब तक कार्य करेंगे जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। यानी कि इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। लेकिन और जो 4 रीतियां हमने बताई, जैसे मृत्यु हो जाने पर, जैसे त्यागपत्र सौंप देने पर, जैसे महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का जो चुनाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिए जाने पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका कार्यकाल, उनका प्रभाव जो है तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाता है कार्यकाल जो है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और वो कब तक करेगा? हर हाल में, जितना जल्द से जल्द संभव हो सके, जितना जल्द से जल्द, और हर हाल में 6 माह के पूर्व वो जो है वो क्या है कि वो खत्म हो जाना चाहिए, वो समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, वो चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है ना, चुनाव हो जाना चाहिए 6 महीने, तो 6 महीने तक हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और वो तब तक कार्य करता है जब तक कि राष्ट्रपति का जो भी, जैसे मान लीजिए 4 साल का है और 2 साल में ही किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, तो उसका 4 साल का कार्यकाल में केवल 2 ही साल वो पूरा कर पाए, 2 साल
साल बच रह गए, तो वहां का जो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो शेष बचे हुए अवधि के लिए ही वो कार्य करता है। जबकि हिंदुस्तान में क्या होगा कि राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल है, 2 साल के बाद त्यागपत्र दे दिया, तो 3 साल पहले त्यागपत्र दिया, तो जो अगला राष्ट्रपति होगा वो 3 साल के लिए नहीं हुआ, वो फ्रेश फिर 5 साल के लिए होता है। लेकिन अमेरिका में जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए आज के इस क्लास में हमने आपको जो है जानकारी दी राष्ट्रपति से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातों की। इसको थोड़ी सी ये बात जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 4 रीतियों से हमने बताया कि ये सब जो है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट लिखिएगा कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता तो वर्तमान राष्ट्रपति ही नए राष्ट्रपति के चुनाव तक कार्य करता रहेगा। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति कार्य करता रहेगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन त्यागपत्र देने, मृत्यु होने, महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने तथा राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और कितने माह के लिए ध्यान रखिएगा, अधिकतम 6 माह के लिए, 6 माह के लिए, ये याद रखिएगा। त्यागपत्र देने, मृत्यु होने, महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने तथा राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत, ठीक है, उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब पूरा जो है रिकैप कर लीजिएगा, सुनकर जो है उसको कई बार सुनिएगा, और नोट भी हमने करा दिया है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोट कॉपी में। और फिलहाल मैं इसके संबंध में आपको प्रिंटेड मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास जो है राष्ट्रपति का खंड 2 है। अभी राष्ट्रपति के कई वीडियोज़ बनेंगे, लेकिन तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नई बातें राष्ट्रपति के संबंध में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।